दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हम लोगों का क्लास नंबर सेकेंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। इसमें हम लोग मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये मेंटल हेल्थ एक्ट को ही हम लोग इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में देखेंगे कि मेंटल हेल्थ एक्ट जो था वो निकाला गया था, तो उसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव था। तो फर्स्ट है टू रेगुलेट एडमिशन इनटू साइकेट्रिक हॉस्पिटल एंड साइकेट्रिक नर्सिंग होम, यानी कि वैसे पर्सन जो क्या है मेंटली इल है उनका क्या करवाना, एडमिशन करवाना। ठीक है, क्या चीज, एडमिशन करवाना साइकेट्रिक हॉस्पिटल या फिर साइकेट्रिक नर्सिंग होम में, ताकि उनको क्या हो सके, ट्रीटमेंट मिल सके जो मेंटली इल पर्सन होते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है हमारा टू प्रोटेक्ट सोसाइटी फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ मेंटली इल पर्सन। अगर हमारे सोसाइटी में, कम्युनिटी में कोई भी मेंटली इल पर्सन आसपास में घूम रहा है तो क्या करना है, उसको मेंटल हॉस्पिटल में, मेंटल नर्सिंग होम में जाकर के एडमिशन करवाना, ताकि उसका ट्रीटमेंट हो पाए और कोई भी तरह का सोसाइटी के को क्या हो, नुकसान नहीं पहुंचा पाए। ये क्या हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव हो। नहीं तो क्या होगा कि अगर वैसे मेंटली इल पर्सन है जो है अगर सोसाइटी में घूमेंगे तो उसके जो सोसाइटी के जो लोग हैं उससे क्या हो सकता है, उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। हो सकता है कहीं वो उन पे अटैक कर दे, या किसी भी तरह का फिजिकली या फिर किसी भी तरह का क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है सोसाइटी और या कम्युनिटी के लोगों को। थर्ड पॉइंट है हमारा टू इस्टेब्लिश सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज फॉर मेंटल हेल्थ सर्विस। क्या बोल रहा है कि सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करना, यानी मेंटल हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, इन सभी चीज़ों को गवर्नमेंट क्या करेगा, इस्टेब्लिश करेगा सेंट्रल और स्टेट लेवल पे। ठीक है, ताकि जितने भी आसपास में सेंट्रल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे अगर क्या होगा, अथॉरिटी होगा मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटली इल पर्सन के लिए, तो क्या होगा कि आसानी हो पाएगा एडमिशन करवाने के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए। फिर है हम लोगों का फोर्थ नंबर टू रेगुलेट द पावर ऑफ गवर्नमेंट फॉर इस्टेब्लिशिंग, लाइसेंसिंग एंड कंट्रोलिंग साइकेट्रिक हॉस्पिटल, यानी कि क्या करेगा, गवर्नमेंट के पावर को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। यानी गवर्नमेंट के पावर को क्या करेगा, वो एक तरह से गवर्नमेंट को क्या देगा, पावर देगा, किस चीज के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए। यानी जो भी मेंटल हॉस्पिटल है उसको क्या करेगा, जो मेंटल हेल्थ एक्ट है वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को बोलेगा कि आप सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे क्या करो, मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम क्या करो, इस्टेब्लिश करो। प्लस उसमें जितने भी साइकेट्रिक होंगे, डॉक्टर होंगे, साइकेट्रिक नर्सेज होंगी, उनकी जो लाइसेंस उसको भी क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, देखेगा, ताकि कोई भी जो व्यक्ति है वो मेंटली इल पर्सन को हरास नहीं कर पाए, उनके साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं कर पाए, जो वो नहीं चाहते। मेंटली इल पीपल, जो पर्सन, जो पेशेंट होते हैं वो नहीं चाहते कुछ करना, तो उनको फोर्स नहीं किया जाए। तो इस अगर ये सब अगर उनके खिलाफ कुछ भी ऐसा कंप्लेन होता है तो उनके लाइसेंस को भी कैंसिल कर दिया जाता है, डॉक्टर या फिर नर्सेज को। ठीक है, फिर कंट्रोलिंग साइकेट्रिक हॉस्पिटल, यानी कि साइकेट्रिक हॉस्पिटल को कंट्रोल भी करना है, किसको, गवर्नमेंट को। कैसे कंट्रोल करेगा कि उसमें देखेगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको हॉस्पिटल में एडमिशन का जरूरत नहीं है, उसको एडमिशन करवाने का कोई भी जरूरत नहीं होता है। कि थोड़ा बहुत भी ऐसा कंडीशन होता है कि वो जो कंडीशन है वो घर पर ठीक हो सकता है, लेकिन फिर भी क्या होते हैं कि जो उनके फैमिली वाले होते हैं डर के वजह से क्या होते हैं, बोलते हैं कि चलो आप इनको एडमिशन करवा दो। तो ये सब क्या होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसको जरूरत हो मेंटल हॉस्पिटल में रहने का, जो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो, उसी पेशेंट को बस क्या करना है, एडमिशन करवाना है, अदरवाइज एडमिशन नहीं करवाना। तो ये सब छोटे मोटे चीज़ों को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है गवर्नमेंट। फिर फिफ्थ नंबर है हमारा टू प्रोवाइड लीगल एड टू मेंटली इल पर्सन एट द स्टेट एक्सपेंस, यानी कि अगर ऐसा कोई पेशेंट है, मेंटली इल पेशेंट है, जो क्या है उसके पास उतना पैसा नहीं है, उतना बोल सकते हैं प्रॉपर्टी नहीं है, जिसकी वजह से क्या कर सकता है, वो अपना कुछ भी इलाज नहीं करवा सकता है, ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता है। तो स्टेट क्या करेगा, वो अपने एक्सपेंस पे, अपने खर्चे पे क्या करेगा, उस व्यक्ति को क्या करेगा, मेंटली इल पर्सन को क्या करेगा, हेल्प करेगा, ताकि वो अच्छे तरीके से उसका ट्रीटमेंट हो सके। और हर एक चीज़ में क्या करेगा, जितना हो सकता है उसको हेल्प करवाने का कोशिश करेगा। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट। ठीक है, और ये जो मेंटल हेल्थ एक्ट है इसमें टोटल 7 चैप्टर्स हैं।
ये जो मेंटल हेल्थ है उसमें टोटल 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। अब हम लोग एक एक करके इसके चैप्टर्स को देखते हैं और इसमें कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या दिया गया है इसको अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर्स ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट। इसमें टोटल 10 चैप्टर्स है। सबसे पहला जो चैप्टर है वो क्या बताता है, इसमें हम लोगों को प्रिलिमिनरी डेफिनेशन के बारे में दिया गया, यानी जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें मेनली डेफिनेशन के बारे में दिया गया है कि साइकेट्रिक हॉस्पिटल या नर्सिंग होम क्या होता है, साइकेट्रिक क्या होता है, मेंटली इल पर्सन क्या होता है, और बहुत सारा डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया है कि इसमें पहला चैप्टर में। फॉर एग्जांपल साइकेट्रिक हॉस्पिटल क्या होता है, तो ये एक ऐसा हॉस्पिटल है या फिर एक ऐसा नर्सिंग होम है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी एनी अदर पर्सन के द्वारा चलाया जाता है। किस लिए चलाया जाता है? फॉर द केयर ऑफ मेंटली इल पर्सन, यानी कि मेंटली इल पर्सन के केयर के लिए जो हॉस्पिटल या नर्सिंग होम चलाया जाता है उसी को हम लोग साइकेट्रिक हॉस्पिटल या साइकेट्रिक नर्सिंग होम के नाम से जानते हैं। साइकेट्रिस्ट क्या होता है? साइकेट्रिस्ट एक ऐसा डॉक्टर होता है जो कि मेंटली इल पर्सन के को क्या करता है? ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। मेंटली इल पर्सन क्या होता है? मेंटली इल पर्सन एक ऐसा बोल सकते हैं पेशेंट होता है जो जिसका जो मेंटल हेल्थ है वो सही नहीं होता है, वो अपने मेंटल हेल्थ से क्या हो जाता है? डेविएट हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटली इल पर्सन होता है। तो और भी बहुत सारे इसके डेफिनेशन है वो आपको बुक में मिलेंगे। फिर आता है हमारा सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में क्या दिया हुआ है? सेकंड चैप्टर में ये बताया गया है कि सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटी को कैसे मेंटल हेल्थ सर्विस से रिलेटेड कैसे डील करना, यानी कि जो सेकंड चैप्टर है इसमें सेंट्रल लेवल पे और जो स्टेट लेवल पे जो भी गवर्नमेंट वर्क करता है वो कैसे वर्क करेगा, उसको कैसे मेंटल हेल्थ सर्विस को कैसे रेगुलेट करेगा और उसको और ज़्यादा इन्हेंस करने का, बढ़ावा देने का, मेंटल हेल्थ को क्या करेगा? कोशिश करेगा। मतलब कि जो भी स्टेट और एंड सेंट्रल लेवल पे जो भी गवर्नमेंट काम करता है उसको क्या करेगा? बोलेगा, ऑर्डर देगा कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पे क्या करे? इटैब्लिश करे मेंटल हेल्थ सर्विसेज को। हॉस्पिटल हो सकता है, वो नर्सिंग होम भी हो सकता है, ठीक है। फिर हमारा चैप्टर थर्ड में क्या बोलता है? प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को साइकेट्रिक हॉस्पिटल या नर्सिंग होम क्या करना, इटैब्लिश करना हो तो उसके लिए कौन कौन से गाइडलाइन उसको फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या उसके बोल सकते हैं गाइडलाइन है, क्या क्या उसमें आता है कि हाँ इस रीज़न इस चीज़ को फॉलो करके वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल को क्या कर सकता है? इटैब्लिश कर सकता है। उसको क्या करना पड़ेगा? गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा जो कि मेंटल हेल्थ एक्ट के द्वारा दिया गया है। अब आता है हमारा चैप्टर 4। चैप्टर 4 में क्या बोलता है? प्रोसीजर विथ द एडमिशन एंड डिटेंशन इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल, यानी कि एक अगर कोई पर्सन मेंटली इल है तो उसका कैसे हॉस्पिटल में एडमिशन होगा, कैसे डिस्चार्ज होगा, वो कितने दिनों तक रहेगा, किस किस कंडीशन में उसका डिस्चार्ज होना एडमिशन होना जरूरी है, कब उसको डिस्चार्ज करना चाहिए। तो ये सब जितने भी चीज़ हैं वो किस में हम लोग डील करते हैं? चैप्टर 4 में डील करते हैं। चैप्टर 4 में ये सब के बारे में बताया गया। चैप्टर 4 में टाइप ऑफ एडमिशन के बारे में भी बताया गया कि कितने टाइप के एडमिशन होते हैं मेंटली इल पर्सन के। तो सबसे पहला एडमिशन बताया गया वो है हमारा एडमिशन ऑफ वॉलेंट्री बेसिस, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा? वॉलेंट्री बेसिस, यानी कि अगर किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को लगे कि जो मेरा मेंटल कंडीशन है वो सही नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो नहीं पता चलता पेशेंट को, लेकिन स्टार्टिंग फेज में अगर पेशेंट को लगे कि उसका जो मेंटल कंडीशन है वो सही नहीं चल रहा है, उसको ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, तो वो क्या होगा? खुद जाएगा मेंटल हॉस्पिटल और बोलेगा कि मुझे ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, मुझे एडमिट कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो एडमिट होता है तो फिर क्या होता है? वो फॉर्म फिल करता है, ओपीडी में, इमरजेंसी में, कहीं भी जाएगा एडमिशन के लिए तो क्या करेगा? फॉर्म को क्या करेगा? फिल करेगा। उसके बाद उसका चेकअप किया जाएगा, उसके हिसाब से उसको एडमिशन दिया जाएगा। डॉक्टर के द्वारा क्या होगा? डिसाइड किया जाएगा कि उसको एडमिशन का ज़रूरत है या फिर नहीं है। तो अगर कोई भी पर्सन, पेशेंट खुद से एडमिशन लेता है जाकर के हॉस्पिटल में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री बेसिस, यानी एडमिशन ऑन वॉलेंट्री बेसिस, यानी खुद के बेसिस पे क्या करना? एडमिशन लेना।
सेकेंड है हमारा एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, यानी कि अगर कोई पर्सन है उसमें इनसाइट प्रेजेंट नहीं, यानी कि वो खुद नहीं देख सकता है कि वो मेंटली इल है या फिर सही है, उसका मेंटल कंडीशन सही है या फिर नहीं है। तो लेकिन क्या होगा, हम लोगों के आसपास जो भी पर्सन वो तो हमारा बिहेवियर क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उन्हें पता होता है कि ये क्या पर्सन जो है मेंटली इल है। तो क्या होगा, हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, जो भी पेशेंट के जो फैमिली फ्रेंड्स होते हैं वो उनको लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है। तो ये किस में आता है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, यानी कि जो पेशेंट के जो फैमिली मेंबर है, जो फ्रेंड्स है, उनके जो पीयर ग्रुप है, कोई भी अगर उनको लेकर के जाता है हॉस्पिटल में एडमिशन करवाने के लिए, तो वो किस में आता है, एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर आता है। फिर आता है एडमिशन इन इमरजेंसी, यानी कोई भी इमरजेंसी कंडीशन में अगर किसी पेशेंट का एडमिशन किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिशन इन इमरजेंसी। फिर फोर्थ है हमारा एडमिशन अंडर रिसेप्शन ऑर्डर, यानी कि रिसेप्शन ऑर्डर मतलब क्या होता है, एक ऐसा लीगल ऑर्डर जिसमें कि क्या हो, लिखा हुआ हो कि हाँ इस पर्सन को क्या करना है, एडमिट करवाना है। और ये जो होता है रिसेप्शन ऑर्डर मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जाता है, पास किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है, कोई पर्सन है, वो क्या उसका कोर्ट में क्या हो रहा है, केस चल रहा है। अगर केस के टाइम पे अगर मजिस्ट्रेट को लगेगा कि ये जो पर्सन है वो मेंटली इल है, इनको क्या चाहिए, ट्रीटमेंट का जरूरत है, तो उसको क्या करेगा मजिस्ट्रेट, एक रिसेप्शन ऑर्डर क्या करेगा, पास करेगा और फिर उसको क्या करवाएगा, एडमिशन जा करके करवाएगा। ये था हमारा क्या, चैप्टर 4, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 5 में क्या दिया गया है। हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 जो है वो क्या बोलता है, डील्स विद द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ मेंटली इल पर्सन। तो जो चैप्टर नंबर 5 है वो बताता है कि कैसे एक मेंटली इल पर्सन को डिस्चार्ज दिया जाएगा, यानी डिस्चार्ज का क्या क्या प्रोसीजर होगा। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि कैसे एक मेंटली इल पर्सन का क्या होगा, एडमिशन होगा। तो चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों को उसके डिस्चार्ज के बारे में पढ़ना। तो जैसे जैसे वो उसका एडमिशन हुआ था उसी तरह से सेम उसी तरह से क्या होगा, उसका डिस्चार्ज भी होगा। यानी कि जो एडमिशन का प्रोसेस क्या क्या था, वो वॉलेंट्री बेसिस पे एडमिशन कर सकता है, खुद के बेसिस पे, यानी खुद अगर उसको लगे कि वो मेंटली इल हो रहा है या फिर मेंटली स्टेबिलिटी उसका सही नहीं है, तो वो जा करके क्या होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मतलब हॉस्पिटल में क्या होगा, एडमिट हो सकता है। फिर एक आता है स्पेशल केसेस, अगर उसका इनसाइड पेशेंट में इनसाइड प्रेजेंट नहीं, यानी कि उसको खुद को नहीं पता है कि वो मेंटली इल है, बट उसके आसपास के लोगों को पता चल रहा है, तो उसका फैमिली, उसका फ्रेंड्स क्या हो सकते हैं, उसको एडमिशन करवा सकते हैं जा करके। फिर आता है स्पेशल इसमें आता है रिसेप्शन ऑर्डर, यानी जो लीगल ऑर्डर जो मजिस्ट्रेट के द्वारा पास होता है, वो उसके बेसिस पे ही उसका एडमिशन हो सकता है। तो जिस बेसिस पे उसका एडमिशन हुआ था सेम उसी बेसिस पे उसका क्या होगा, डिस्चार्ज भी होगा। कैसे होगा, डिस्चार्ज ऑन वॉलेंट्री बेसिस। अगर वो वॉलेंट्री बेसिस पे आया था एडमिशन करवाने, तो वॉलेंट्री बेसिस पे ही उसका डिस्चार्ज होगा। फिर डिस्चार्ज अंडर द स्पेशल सर्कमस्टांसेस, यानी कि अगर वो अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंडर एडमिशन करवाने आया था, तो वो उसका जो डिस्चार्ज भी होगा स्पेशल सर्कमस्टांसेस के द्वारा ही होगा। मतलब कि उसके फैमिली, उसके फ्रेंड्स अगर एडमिशन करवाने आए थे तो फैमिली फ्रेंड्स के द्वारा ही उसका डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट अंडर रिसेप्शन ऑर्डर, अगर रिसेप्शन ऑर्डर के द्वारा अगर उसका एडमिशन हुआ था तो रिसेप्शन ऑर्डर के द्वारा ही उसका डिस्चार्ज होगा, ठीक है। अब है हमारा चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 क्या बोलता है, deals with a judicial inquiry regarding mentally ill person possess property, their custody, management of property, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी मेंटली इल पर्सन का क्या हो रहा है, केस चल रहा है कोर्ट में, ठीक है, तो क्या होगा, वो खुद का वो उसको ट्रीटमेंट का जरूरत है, तो उसके पीछे उसका प्रॉपर्टी को, उसके पैसे को, उसके घर को कौन संभालेगा, कौन मैनेज करेगा। तो ये सब जितना भी उसका जो कस्टडी होता है मेंटली इल पर्सन का, उसका कस्टडी जो है वो गवर्नमेंट ले लेता है, कोर्ट उसका कस्टडी लेगा, उसका प्रॉपर्टी को क्या करेगा, मैनेज करेगा, ठीक है। तो ये सब जितने प्रॉपर्टी के बारे में, कस्टडी के बारे में और जुडिशियल इंक्वायरी के बारे में, यानी केस से रिलेटेड जितने भी इंक्वायरी है, वो सब कैसे कैसे
उसको रेगुलेट किया जाएगा। ये सब इस सब चीज के बारे में कहाँ दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 6 में दिया हुआ। और हो सकता है कि उसके प्रॉपर्टी को देखभाल करने के लिए एक गार्जियन भी अलॉट किया जाए। गार्जियन कोई भी हो सकता है, उसके फैमिली मेंबर में, उसके फ्रेंड्स में हो सकते हैं, जो कि क्या करेगा, उसके गैर मौजूदगी में, जब तक कि पेशेंट जो है वो मेंटली स्टेबल ना हो जाए, वो हेल्दी ना हो जाता है, वो जो गार्जियन है उसके प्रॉपर्टी को क्या करेगा, देखभाल करेगा। ठीक है, फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में क्या बोलता है, डील्स विथ द, एक मिनट, डील्स विथ द वेज एंड मीन्स टू मीट। तो क्या बोल रहा है, ये क्या करता है, डील्स विथ द वेज एंड मीन्स टू मीट द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ मेंटली इल पर्सन। मतलब कि अगर किसी मेंटली इल पर्सन को क्या हो रहा है, एडमिशन करवाया गया है, ठीक है, तो उसका जो खर्चा है, यानी कि उसके ट्रीटमेंट का जो खर्चा, वो कहाँ से आएगा, कैसे निकलेगा। अगर पेशेंट क्या हो, उसके पास पैसा हो ट्रीटमेंट करवाने के लिए, प्रॉपर्टी हो, मतलब कि उसके पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, तो वो क्या करेगा, खुद अपने ट्रीटमेंट का पैसा दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा गरीब है या फिर बहुत पुअर है, स्लम एरिया में रहता है, कहीं भी बहुत ज़्यादा क्या है, पुअर है, वो अपने ट्रीटमेंट का पैसा नहीं दे सकता है, तो क्या होगा, गवर्नमेंट उसको छोड़ तो सकता नहीं है कि ये मेंटली इल है, चलो इसके पास पैसा नहीं है तो इसको छोड़ देते, इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो क्या होता है, जो स्टेट होता है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी होता है, तो वो क्या करता है, अपने एक्सपेंसेस पे, यानी कि अपने खर्चा, स्टेट के खर्च पे क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट होता है, यानी कि उसके ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट पैसा देगा। ठीक है, तो वही जो पैसा का जो भी बात होता है, मेंटेनेंस का बात होता है कि कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा और वो कहाँ से उसके लिए पैसा आएगा, तो ये सब जितने भी चीज होते हैं वो चैप्टर नंबर 7 में दिए गए हैं। ठीक है, अब है हमारा चैप्टर नंबर 8। ये क्या, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट टू द मेंटली इल पर्सन। तो क्या होता है, सभी पर्सन को क्या होता है, सभी पर्सन के पास एक अपना ह्यूमन राइट होना चाहिए। ह्यूमन राइट में क्या हो गया, फ्रीडम टू स्पीच हो गया, फ्रीडम टू कहीं भी हम लोग जा सकते हैं, किसी डर को छोड़ के, मतलब फ्री होके घूम सकते, एक सिक्योर फील कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में। तो ये सब क्या होता है, ह्यूमन राइट होता है और हम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन एक जो मेंटली इल पर्सन होता है वो क्या होता है, अवेयर नहीं होता अपने आसपास से, अपने सराउंडिंग से, अपने सोसाइटी से, कि कैसे उसके साथ कोई भी बिहेव करेगा तो उसको समझ नहीं आएगा कि कौन मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहा है। तो उसके ह्यूमन राइट को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने चैप्टर नंबर 8 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट को दिया है। ह्यूमन राइट में बहुत सारा चीज़ है, क्या क्या चीज़ें देखते हैं हम लोग। नोट इंडिग्निटी और क्रूएलिटी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। तो क्या होता है कि जब एक मेंटली इल हो जाता है पर्सन, तो उसको क्या होता है, बहुत बुरा तरीके से ट्रीट किया जाता है। पहले के टाइम पे, अभी तो उतना नहीं किया जाता, बट पहले के टाइम पे उसको बहुत बुरा तरीके से ट्रीट किया जाता था, उसको मारा जाता था, उसको बांध करके रखा जाता था। तो यही बोल रहा है कि नो इंडिग्निटी और क्रूएलिटी, यानी कि उसके साथ क्रूल बन करके नहीं होना है, उसके साथ प्यार से बर्ताव करना है, प्यार से बिहेव करना है। और इंडिग्निटी यानी कि उसका जो डिग्निटी है, उसका जो स्वाभिमान है, वो क्या होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। उसके स्वाभिमान को क्या होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। उसके साथ क्या, हम लोगों को एकदम अच्छे तरीके से बिहेव करना है। फिर नॉट यूज फॉर रिसर्च पर्पस ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। और ऐसा हो रहा है कि वो तो अपने से अवेयर है नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि उसको रिसर्च पर्पस के लिए, किसी एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर लिया जाए हॉस्पिटल में। तो ये बोला गया कि उस पेशेंट को ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग कोई भी रिसर्च पर्पस के लिए यूज नहीं करेगा। ठीक है, रिसर्च पर्पस के लिए यूज नहीं करना है, उसको कोई भी एक्सपेरिमेंट उस पर नहीं करना है। लेकिन अगर उस पे रिसर्च अगर हो रहा है, रिसर्च अगर किया जा रहा है, तो सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, हम लोगों को कॉन्सेंट लेना पड़ेगा, मतलब कि साइन करवाना पड़ेगा उसके फैमिली मेंबर से या फिर उस पेशेंट से कि हाँ, हम आप पर रिसर्च करना चाहते हैं, हम आप पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रीटमेंट के दौरान क्या होगा, कोई भी रिसर्च पर्पस को नहीं किया जाएगा। और अगर कर भी रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों को कॉन्सेंट चाहिए होगा, एक लेटर होगा, उस पर लिखा हुआ होगा कि हाँ, मैं अपने खुद से इस पे साइन कर रहा हूँ कि मेरे पे एक्सपेरिमेंट किया जाए, रिसर्च किया जाए। तो ये सब क्या होता है, साइन करवाया जाता है, या तो पेशेंट से या फिर उसके फैमिली मेंबर से। ठीक है, लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 9 में क्या दिया गया है। तो क्या है, पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर्स, इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल। तो इसमें बताया गया है कि कौन कौन से प्रोसीजर को हम लोगों को फॉलो करना है
कब इटेब्लिशमेंट करने के लिए, यानी कि कौन कौन से प्रोसीजर को हम लोगों को फॉलो करना है मेंटेनेंस एंड इटेब्लिश करने के लिए एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल और साइकेट्रिक नर्सिंग होम। और इसमें प्लस पेनाल्टीज के बारे में भी बताया गया, यानी कि अगर कोई डॉक्टर इंचार्ज साइकेट्रिक या फिर कोई भी नर्सिंग ऑफिसर क्या करता है किसी भी रूल को बोल सकते हैं तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो उसको क्या होगा, पेनाल्टीज को देना पड़ेगा, यानी कि उसको पेनल्टी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, उसको जेल हो सकता है, या फिर कैश के रूप में उसको कुछ पेनल्टी देना पड़ेगा। तो ये सब जितने भी पेनल्टीज एंड प्रोसीजर के बारे में बताया गया वो चैप्टर नंबर 9 में बताया गया। अब आता है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में क्या, इट डील्स विथ द क्लैरिफिकेशन पर्टेनिंग टू सर्टेन प्रोसीजर फॉलोड बाय मेडिकल ऑफिसर, यानी कि एक साइकेट्रिक और डॉक्टर के द्वारा जो जो प्रोसीजर या फिर मेडिकेशन एक मेंटली इल पर्सन के पे क्या होता है यूज़ किया जाता है, उसके बारे में इसमें क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि इस कंडीशन में इस पेशेंट पे ये यूज़ किया जाएगा। ये सब मतलब जितने भी प्रोसीजर होंगे साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जो भी फॉलो होंगे डॉक्टर के द्वारा, वो सब इसमें चैप्टर नंबर 10 में बताया गया। तो यहाँ पे हम लोगों का मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 खत्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।